नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित संवाद विषयक परिवार में महिलाओं की भूमिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। आज के संवाद में हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व पुलिस अधिकारी एवं हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की सम्मानित सदस्य डॉक्टर सत्या सिंह जी उपस्थित हैं। डॉक्टर सत्या सिंह जी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की अधिवक्ता हैं। वे एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट हैं। वे एक जानी मानी लेखिका, कवयित्री, सोशल एक्टिविस्ट, काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डॉक्टर सत्या सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस संवाद में। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि परिवार के सतत विकास में महिलाओं की भूमिका, तो हम सभी जानते हैं कि एक परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक महिला ही है जो अपने परिवार की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का ध्यान रखती है। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि जहां माँ पढ़ी लिखी होती है वहां पर पूरा परिवार जो है वो शिक्षित हो जाता है, तो आज के समाज में महिलाओं को शिक्षित करने के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या महिलाओं की शिक्षा जरूरी है परिवार को चलाने के लिए? रूपल, एकदम जरूरी है। जैसे तुमने कहा कि माँ अगर शिक्षित हो तो पूरा परिवार जो शिक्षित होता है, वैसे भी कहते हैं ना कि वो बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला ही घर होती है और पहली शिक्षक माँ होती है। तो पढ़ाने के लिए तो माँ और फादर सब पढ़ाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा लड़का वो जो है अपने घर को शिक्षित कर सकता है जी। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की वो दो घरों को शिक्षित करती है। पहले वो मायके, उसके बाद शादी के बाद वो ससुराल में भी वो पूरे परिवार को वहां पे भी अपने हिसाब से ढाल सकती है, उनके अनुसार ढल सकती है और उनके कामों में सहयोग करके वहां पे उनको भी वो शिक्षित कर सकती है। शिक्षित महिलाएं जो हैं वो एक शिक्षित समाज का निर्माण करती हैं, ये बात तो सही है। वो एक परिवार में आकर भी अपनी शिक्षा रूपी जो भी उनका व्यक्तित्व है उसको आगे ले जाती हैं। लेकिन आज भी जो महिलाओं की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं लोगों की रूढ़िवादी सोच में जकड़ी हुई है। आज भी महिलाएं शिक्षित तो हैं लेकिन उनको वो समानता नहीं दी जा रही जो पुरुषों को दी जा रही है। आज भी पुरुष जब काम से घर आते हैं तो उनको बैठ के खाना मिलता है, लेकिन महिलाएं आज भी काम से जब घर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं किचन में जाकर के पहले खाना बनाती हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं यही कर रही हैं, लेकिन फिर भी 50% जो महिलाएं हैं वो यही कार्य कर रही हैं। तो क्या एक बराबरी नहीं होनी चाहिए महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा को लेकर के? एकदम होनी चाहिए। और ये तुमने जो बात बताई रूपल, मैं बताऊंगी कि मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो यही था, विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन एम्प्लॉयमेंट, जिसपे मैंने बनारस में बहुत मतलब खुद घरों में जो वर्किंग वुमेन थी वहां पे जाके क्वेश्चन भरे थे और उनसे बातें की थी। तो वहां पे जाके यही उन लोगों की जो व्यथा थी महिलाओं की, यही सुनने को मिला कि एक घर में अगर एक महिला है वो नौकरी कर रही है, तो अगर वो घर जाती है नौकरी करने के लिए तो घर की और महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं करती हैं, उनको ये लगता है कि ये तो सुबह घूमने चली जाती हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि ये घूमने जा रही हैं। प्लस वो जब सब काम करके घर से वो जब निकलती है, पूरा घर का खाना बना के सब कुछ व्यवस्थित करके जाती है और शाम को जब लौट के आती है, पता चला उसका पति भी आता है, तो पति के आते ही सास जो है वो एकदम, बाबू बेटा थक के आया है, उसके लिए पानी दो, और वो आती है तो आते ही कि चाय बना के ले आओ। मतलब उसकी ये जिम्मेदारी है कि घर में आते ही वो चाय दे, सबको ले आके दे, वो नहीं थकती है। और ये रूढ़िवादी मनोविज्ञान ही कहेंगे या उन लोग के, मैं इसको मनोविकार कहूंगी, कि ये उनके दिमाग में होता है कि वो महिला है वो नहीं थकती है, इसलिए कि उसको तो सब काम करना ही है। तो वहां पे आके उसको चाय या पानी कोई पूछता नहीं है, बस उसको यह है कि वो आए, कपड़े बदले, सबको चाय दे, उसके बाद किचन में घुस जाए। उसके बाद भी अगर घर में कोई बीमार होता है तो ये उसी की, बहू की ही जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कि उसको अगर वो एकदम ऑन द बेड है तो उसकी सारी सेवा करना। इवन
जो है डायपर बदलने से लेके मतलब हर चीज वो उसको करना है, उसमें बाकी कोई मतलब थोड़ा भी सहयोग करने के लिए नहीं होता है, सब बैठे रहते हैं। तो ऐसे में ये महिलाओं के साथ होता है पढ़ लिख के, और इसमें घरों में भी होता है कि घर में भी कभी कभी होता है, जो मिडिल फैमिली होती है या जो वो होता है, तो उन लोग को ये लगता है कि लड़की है, इसको पढ़ा के क्या करेंगे, इसको तो दूसरे के घर जाना है। सही बात। तो वो बाबू और भैया वाला होता है। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है, अब वो जमाना गया कि राधा जो है वो पानी लाएगी या रोटी बनाएगी और रामू स्कूल जाएगा। ये सब एकदम नहीं, अब राधा भी रामू के साथ स्कूल जाएगी और भेजना चाहिए, और उसके लिए तुम जैसे लोगों को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल जो कि बिल्कुल कर रहे दीदी, हो प्रयास ऑलरेडी, करेंगे। जो है हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट कर ही रहा है, मैं देख ही रही हूँ। इसमें दीदी एक बात ये है कि जैसे एक महिलाएं शिक्षित हैं, हाँ। वो अपना करियर बना रही हैं और परिवार को भी देख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिवार में कोई निर्णय लिया जाता है किसी भी चीज को लेके, उसमें महिलाओं की भागीदारी आज भी सुनिश्चित नहीं की जाती। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों है, मतलब क्यों इस तरह का दोगला सोच है, और अगर ये दोगली सोच है तो इसको किस तरह से हटाया जा सकता है? देखो अभी भी जो समाज में पुरुष सत्तात्मक जो एक मानसिकता चल रही है वो है, और इसके लिए मतलब सभी को कोशिश करनी पड़ेगी। कि होता है ना कि जैसे घर में अगर बहू आती है, अगर वही अगर उनकी ससुराल में अगर बेटी होती है, बड़ी हो या कुछ हो, तो वो किसी मामले में बोल सकती है। लेकिन बहू को ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी मामले में अपनी राय दे या उसकी कोई राय सुने। जी। तो ऐसे में इसी के लिए जो अवेयरनेस हो रहे प्रोग्राम्स कर रहे हो तुम लोग, जहाँ पे कि महिलाएं भी आती हैं, जो प्लस हस्बैंड्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, कि वहां पे ये सोचना होगा कि एक महिला जो पढ़ी लिखी है उसकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और उनको कई मामले में उससे उस सहूलियत मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। तो वहां पे इसके लिए अभी बहुत कुछ करने और समाज को जो है वो उत्प्रेरित करने की जरूरत है कि किया जाए, कि हो धीरे धीरे हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ जागरूकता, बहुत कुछ अवेयरनेस करने की जरूरत है कि महिलाओं को एक तो पुरुषों के समान शिक्षित किया जाए, और अगर वो शिक्षित हैं तो उनकी जो भागीदारी है वो 100% सुनिश्चित की जाए। सबसे पहले एक बहू को बेटी समझना पड़ेगा। जी। इन सब चीजों को समझने के लिए ये समझना होगा कि बहू, माँ बाप को भी बेटी की शादी वहां पे इस हिसाब से करना चाहिए कि बेटी कोई पराया धन नहीं है, वो मेज कुर्सी या ये कुछ नहीं है जो उठा के दे दिया, उसका भी एक अलग व्यक्तित्व है। उस हिसाब से, उसके हिसाब से वहां पे एक इज्जत के साथ उसको भेजे, और ससुराल में भी उसको एक सिंगल आइडेंटिटी की उसका भी क्या व्यक्तित्व है और वो किस मानसिकता की है, उसको समझ के उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। तभी ये जो इक्वालिटी है आ पाएगी कि उसकी भी राय वो लें, जब उसको मान लेंगे कि हाँ वो उसके बराबर है। हस्बैंड ये मान लेगा। आजकल तो बहुत है ना कि पहले कहते थे कि हर पुरुष के सफलता के पीछे एक नारी नारी का हाथ होता था, आजकल तो बहुत सारी महिलाएं देखो ना, उनके पीछे पुरुष होते हैं। आजकल ये कहा जाता है एक तो हाँ, सफल नारी के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन, एक एकदम होता अंडरस्टैंडिंग है, मैन का हाथ होता है। एकदम होता है। तुम्हारे साथ नहीं है, है तुम दोनों ही मेट फॉर ईच अदर। तो ये बहुत जरूरी है ये समझने की। जी बिल्कुल, समझने की, एक एक समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है। जिस तरह से महिलाएं शिक्षित हैं उस तरह से वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं, और अपने बच्चों के साथ साथ कई स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाकर दूसरे के बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं। तो जो उनकी शिक्षा है, जो वो शिक्षा दे रही है और जो पुरुष शिक्षा दे रहे हैं, क्या उसमें कोई अंतर है, या वो समान एक किताबी नॉलेज के अलावा महिलाएं किस तरह से बच्चों को समाज के बारे में, दुनिया के बारे में अलग तरीके से बता सकती हैं? देखो रूपल, महिलाएं पुरुषों से बहुत ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और उनको बहुत ज्यादा कुछ सिखाती हैं, इसलिए कि बच्चे जो होते हैं ना वो 6, 7, 8, मतलब जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाते हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, और माँ के आचरण को, माँ की भाषा को, माँ के स्वभाव को, हर चीज का जो है वो आकलन करते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर जो फादर होता है वो बच्चे का जो एक रोल मॉडल या हीरो होता है, तो माँ जो होती है वो जननी होती है ना, वो उसकी एक जड़ होती है।
कि जड़ जहां से कि पौधे को सारा पोषक तत्व मिलता है और वो बढ़ता है बिल्कुल। और पनपता है। तो ऐसे में माँ, मतलब एक माँ जो है, सोचो एक बच्चा क्या है, उस माँ का हड्डी से लेके, वेन्स से लेके, ब्लड से लेके सब कुछ तो उस माँ का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो उस तरह से वो माँ जो है बहुत कुछ अपने बच्चे के लिए करती है। बच्चे के लिए वो, अगर ये होता है ना कि माँ अगर खुद ना भी खाए तो बच्चे के खाने के लिए, बीमार भी है तो उस बच्चे के खाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए वो एकदम तैयार रहती है और हर वो काम करती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, उसका बच्चा पढ़े, समाज में नाम करे, अपने पैरों पे खड़ा हो। इसके लिए हर माँ हर कोशिश करती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, और चाहे वो हाई फैमिली की हो, मिडिल हो या लोअर हो। हर माँ का एक ख्वाब होता है और हर माँ ये कोशिश करती है। जिस तरह आपने बताया कि हर माँ कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को स्वस्थ रखे, अपने बच्चे को खाना दे, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो यही सब कुछ करते करते बच्चे स्वस्थ रहें, परिवार वाले स्वस्थ रहें, उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना भूल जाती है। सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, लेकिन फिर भी महिलाएं आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। शहर में तो थोड़ी बहुत जागरूक भी हुई है, लेकिन ग्रामीण जो एक इलाके हैं वहां परिस्थिति अभी भी दयनीय है। तो किस तरह से हम महिलाओं को जो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में समझें, और क्योंकि वो ये समझे कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी। इसके लिए रूपल वो होता है ना, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए गाँव में जाके, वहां पे गवर्नमेंट से भी लेके। मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ, मतलब किसी को बुरा लगता है, मैं ये बोलती हूँ कि इतनी बड़ी, मतलब जो सत्ता की बात करते हैं, चाहे वोट की बात हो, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि इतनी घटनाएं होती हैं, सब कुछ होती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती है कि अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में। बिल्कुल। तो इसके लिए भी जैसे नुक्कड़ नाटक हो या गाँवों में जाके थोड़े थोड़े रूप पे उनको समझाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि देखो हम आपको वही देंगे जो हमारे पास है, ठीक है। अगर हम स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, तो हम दूसरे के लिए क्या सेवा करेंगे या उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम अगर स्वस्थ नहीं है तो हम खुश नहीं है, और अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सास ससुर, किसी को खुशी कहाँ से देंगे। वो तो तभी देंगे जो हमारे पास होगी। तो उसको पहले हमको अपने अंदर लेना है, और अपने अंदर लेने के लिए हमको सबसे पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। शुरुआत स्वास्थ्य से ही होता है। अगर हम अपने पैरों पे एकदम खड़े हैं, हम मजबूत हैं, तो हम हर काम, हमको अगर खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, बच्चे का कपड़ा धोना है, कुछ भी करना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर वो हम खाएंगे पिए नहीं, ठीक से पोषक तत्व नहीं लेंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको अपने खान पान पे, अपने भोजन पे, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को देखें, पति को देखें, परिवार को देखें, एकदम देखें, बहुत जरूरी है। लेकिन उनको देखने के लिए सबसे पहले उनको, आप सबको अपने लिए भी देखना पड़ेगा कि आप इतनी मजबूत हो कि उनको देखें। जिस तरह से आज परिवार विघटित होते जा रहे हैं, लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी से दूर रह रहे हैं, तो इसमें भी कई जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति पे बुरा असर पड़ रहा है। लोग, वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक जो उनको दादा दादी या नाना नानी का प्यार मिलता है उससे दूर होते जा रहे हैं। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है और उनकी जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें, किस तरह से संस्कार दें कि उनके बच्चे आगे चलकर समाज के एक अच्छे नागरिक बने। देखो रूपल, सबसे बड़ी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे जो हमारे पेट्स नहीं है, सही बात, ठीक है, ना वो कुत्ते हैं ना बिल्ली है कि शौक में हम ले लिए और ठीक है घर में कोई भी पाल लेगा। बच्चे करने से पहले हमको मेंटली पूरी तरह पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए, पहले से प्लानिंग करके बच्चों को इस समाज में ले आए, इसलिए कि वो हमारे कर्णधार है, कल के भविष्य है इस भारत के। अब अगर लगता है आपको कि आप बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी, मतलब बहुत सारा देखो, मतलब लोग बच्चों के लिए ब्रेक ले लेते हैं, बहुत बड़ी जॉब से ले लेते हैं, वो चाहे वो फिल्मों में हो, मतलब बहुत जगह जो बहुत कंसर्निंग पेरेंट्स होते हैं वो कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं। अब अगर ये बात है कि ठीक है हमने बेबी कर लिया, मेड
रख दिया। अब मेड वो हर काम नहीं करेगी जो बच्चे को माँ से चाहिए, ठीक है। वहां से वो मतलब एक अलग ही वातावरण तैयार होता है। फिर बच्चा जब थोड़े थोड़े बड़ा होने लगता है तो आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप दोनों जॉब करने वाले होते हैं, और ऐसे में आजकल जो भी नौकरी पेशा है या जो भी जॉब है उसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पे वो दिन भर जब पूरी झेल के और जो भी करके जब घर लौटते हैं थक के, तो उनके में इतना नहीं होता है कि वो बच्चे के साथ बैठ के बात करें, या बच्चे का भी चिल्लाना या हंसना जो वो चाहता है, बच्चा तो बच्चा है, उसको वो मतलब एक्सेप्ट करें। तो ऐसे में क्या होता है कि माँ बाप, पता चला आजकल सबसे बड़ी बीमारी है कि मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को, बच्चा लेके मोबाइल अपना बैठ गया और वो लोग थोड़ा रिलैक्स लिए चाय पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उस मोबाइल से उस बच्चे के विकास में कितना बड़ा नुकसान होता है। तो इन सब चीजों के लिए ये देना होगा कि बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आप उसका सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो फिर आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना होगा। अगर 5 साल का बच्चा है तो आपको उससे 5 साल का ही बन के व्यवहार करना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। अब पता चला बच्चा गुस्सा हो रहा है, आपने उसको डांट दिया, डांट के उधर कर दिया, अब वो चूंकि छोटा है वो कुछ कर तो पाएगा नहीं, लेकिन उसके अंदर वो बैठता जाता है। तो उसके लिए ये नहीं करना चाहिए, उसको इतने स्पेस देना चाहिए और इतनी फैसिलिटी कि वो अपनी बात कह सके और उसकी हर बात को सुनना चाहिए। बच्चा अगर स्कूल जाने वाला है, अगर वो कोई भी बात करता है, चाहे वो क्लास की, चाहे टीचर की, किसी भी तरह की, उसकी हर बात को बहुत ही सावधानी से और गंभीरता से सोचना चाहिए और उस पर रिएक्ट करना चाहिए। इसलिए कि कभी कभी छोटी छोटी बातें जो हम अवॉइड कर देते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और बच्चों को कुछ, अगर आप थक के भी घर आए, बच्चा आ रहा है दौड़ के, तो उसको एक जादू की झप्पी तो दीजिए एकदम पहले ही, कि उसको लगे कि हाँ, वो जादू की झप्पी बहुत बड़ी एक मेडिसिन है, वो तभी महसूस होगा जब कोई करेगा ऐसा। सही बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के लिए ये करें। इसलिए, और चूंकि जैसे बोला है ना कि आजकल कोशिश करके, जैसे कि बहुत सारे लोगों में, मैं सास ससुर को भी बोलूंगी, बहू को भी बोलूंगी कि जो तारतम्य नहीं हो रहा है, तो हर को अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशें और थोड़े से व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सास है, आप घर में आए, आपको कहीं घूमने जाना है हस्बैंड के साथ, आप तैयार हुए उठ के चले गए, वो बुरा लगेगा, उसको किसी को भी लग सकता है। लेकिन आप तैयार हुए उठ के कहीं जाना है, आप उनको बोलिए कि माँ जी आप भी चलिए, हम लोग जा रहे हैं वहां घूमने, आप चलिए। वो शर्तिया बोलेंगे कि बेटा तुम लोग जाओ, मैं वहां जाके क्या करूंगी। जो आपकी सोसाइटी है या जो आपके फ्रेंड से बट नेचुरल है उसमें नहीं जाएंगी वो, लेकिन उनको लगेगा तो कि आपने उनको पूछा। और अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं, अपने लिए चाय बनाते हैं, हस्बैंड के लिए, तो एक कप चाय सास ससुर को दे दे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब एसेट हो जाता है, जो कि जोड़ता है रिश्ते को बहुत गहरे से। तो ये सब चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, और कुछ नहीं होता है। हम अपने लिए मार्केट जाते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं, हमेशा बच्चे के लिए खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, ये सोचते हैं सास ससुर हैं उनके पास तो है ही सब कुछ, क्या चाहिए। अरे यार कुछ नहीं, 500 रुपए का अगर एक शर्ट खरीद लिया या उनके लिए एक धोती खरीद ली, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ला के अगर हम उनको देंगे या कोई देंगे ना, तो वो एक बहुत जुड़ाव उससे होता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि वो बना के रखेगी, और इससे विघटन नहीं होगा, आपस में प्यार होगा। वो उनको भी लगेगा कि वो मेरी बेटी है, और उनको भी लगेगा कि वो मेरी माँ है। और ऐसे में बच्चों के लिए जो कहानियां दादा दादी नाना नानी की होती है ना, वो एक मिरेकल होता है। पहले जो ये जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं होती थी, जो कही जाती थी, उसी से बच्चे सीखते थे, उनको संस्कार मिलता है। आज किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है? मॉरल स्टडी कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। किसी बच्चे को संस्कार के बारे में, या ये क्या है कि अपने से बड़े हैं तो उनका पैर छूना ही है, उनके आगे झुकना ही है, ये सब नहीं है। लेकिन दादा दादी नाना नानी की कहानियों में बहुत कुछ सीखने को मिलता था इससे। तो कोशिश करें कि एक मेड वो रखने से बेहतर है कि आपस में थोड़ा सा सामंजस्य बना के, और अगर हम पेरेंट्स और गार्जियन की तरह
सास ससुर माँ बाप के साथ रहे तो ये बहुत ही बेहतर है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज के समाज में बहुत चल रहा है। हर महिला जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है, लेकिन उस आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को जो है वो समय नहीं दे पाती, वो सुरक्षा नहीं दे पाती जो वो घर में रह करके दे सकती है। तो क्या आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब यही है? क्या आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब परिवार से अलग हो जाना है? नहीं, एकदम नहीं है। देखो, आर्थिक सशक्तिकरण इसलिए है कि आजकल जो है ना, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है, लाइफ स्टाइल बदल गया है। पहले लोग रिक्शे से जाते थे, ऑटो रिक्शे से जाते हैं, आज मैक्सिमम लोगों के पास कार है, हर के घर में एसी है, टीवी है, और जो भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल तो अब एक ख्वाब ही है, मतलब होते थे तो उनको स्कूल में फीस भी उतनी ही है, जो करने के लिए बट नेचुरल है कि एक मजबूरी हो गई है कि माँ बाप दोनों को कमाना बिल्कुल पड़ रहा है। तो ऐसे में महिलाओं का कमाना, और अगर वो जो जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो अपने घर को और थोड़ा व्यवस्थित या इम्प्रूव करने के लिए ही कर रही है। तो इसके लिए होता है कभी कभी घर में कि सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन मैं ऐसे में कहना चाहूंगी कि उनको, चाहे वो पति हो चाहे परिवार के लोग हैं, उनको सहयोग देना चाहिए। इसलिए कि एक महिला जो घर का भी काम कर रही है, बच्चे भी देख रही है, पति भी देख रही है, सास ससुर देख रही है, माँ बाप देख रही है, जो भी, उसके बाद वो ऑफिस भी जाके वहां पे कर रही है, तो वो तो एक दुर्गा की तरह है ना। दुर्गा जी को दिखाया गया है कि उनके 8 हाथ है, तो किसी भी महिला के लिए हम कहेंगे कि वही उसका रूप है कि एक तरफ वो चाय रखती है तो दूसरी तरफ दाल चढ़ाती है। तो उसको, उसके इस कृत्य के लिए उसको थोड़ा सम्मान दे और उसको आगे बढ़ने में सहयोग करे, इसलिए कि वो आपको सहयोग के लिए ही कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए कर रही है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हो सकते हैं हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब महिलाएं बाहर जाती हैं, जब महिलाएं काम करती हैं, आज का जो कॉरपोरेट युग है उसमें भी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ी हुई है। आज भी जो केसेस हो रहे हैं, जो भी वाकये हो रहे हैं ऑफिसेज में, कॉरपोरेट सेक्टर में, उसके लिए सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी बनाई गई है हर ऑफिस में, जो कहीं ना कहीं निर्णय लेती है जब महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है। तो इतना ज्यादा शिक्षित होते हुए भी, इतना ज्यादा आर्थिक सशक्तिकरण होते हुए भी जो ये समाज का रूप है ये क्यों नहीं खत्म होता? ये मतलब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं को एक ही नजर से देखें और उनको भी समानता का अधिकार दें? देखो, सबसे पहले तो महिलाओं को यहाँ पे मतलब थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। कहते हैं रूपल कि महिलाओं में एक सिक्स सेंस होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो महिला किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी नजर पहचान सकती है कि आखिर में उसका इरादा क्या है। तो हम किसी भी बात को टालने से बेटर है ना कि उसको वहीं पे स्टॉप करें। अगर कोई हमसे मजाक कर रहा है, आदमी धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, और जरूरी नहीं है कि एक आदमी अलग है तो दूसरा भी वैसा ही हो। और हम अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम महिला नहीं, हम कलीग हैं बस। वहां पे कोई जेंडर वेरिएशन नहीं है कि ये लड़की है ये लड़का है। अगर एक अधिकारी है तो दूसरा भी अधिकारी है, एक क्लर्क है तो दूसरा भी क्लर्क है, और उसी हिसाब से शाई होके नहीं काम करना है। हमको सबसे पहले तो जो हमारा काम है वो हमको 100% आना चाहिए, ताकि हमको कोई क्यों और कैसे करके न पूछे। हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे लिए क्यों और कैसे गाली है, और उसके लिए ये है कि हमको उसके बारे में पूरी जानकारी हो, कि ताकि हमको किसी से पूछना ना पड़े, या हमको कोई डांट ना सके, हमको कोई दबा ना सके। और हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमको मतलब पूरी शिद्दत से करना चाहिए और फेथफुल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक चीज बताओ, कोई भी हमारा हैरेसमेंट तभी तो करेगा जब हमारे में कोई कमी रहेगी। अगर कोई कमी नहीं है तो कैसे कर सकता है कोई? तो उसके लिए हमको खुद को, अपने को सक्षम बनाना है कि हम जो काम कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि हम पता चला बहाना, अरे घर में बच्चा रो रहा है, सर छुट्टी दे दीजिए हम जा रहे हैं, अरे कुछ काम है वहां करके 2 घंटे, मतलब ये सब कुछ नहीं करना है। हमको अगर 10 से 5 नौकरी करनी है तो करनी है, उसमें हमको किसी से कोई भी मतलब थोड़ी भी सहूलियत नहीं लेनी है,
हमको किसी की मर्जी पे नौकरी नहीं करनी है। हमने अपने बूते पे नौकरी हासिल की है तो हम भी उसी तरह से करेंगे जो, और हम नंबर 1 देंगे और कोशिश करेंगे कि हम नंबर 1 रहें। बिल्कुल। फिर देखो, और बाकी उसके बाद भी कोई बदतमीजी करता है या कुछ किसी तरह का है तो फिर वो तो है ये विशाखा कमेटी और जस्टिस वर्मा वाला, वो हर ऑफिस में होता है। फिर एकदम झुकने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत नियम बनाए हैं, बहुत कानून भी बनाए हैं, जिसको लेके महिलाएं कहीं ना कहीं अवेयर भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर एक सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत पुरुष नहीं होता, लेकिन वो उनको फंसा देती हैं क्योंकि उनको पता हाँ। है कि सरकार उनके साथ है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? एकदम सही है। मेरे पास मेरी 32 साल की नौकरी में नहीं, कम से 20-25 केस ऐसे आए जिसमें महिलाएं गलत थी और उनके जो इन-लॉज थे वो उससे परेशान थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि कानून, जो कानून की किताब में लिखा है हम उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन अब तो अरे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी दलीलों को एकदम नकार के और नए नए फैसले दे रहा है। अभी रूपल मैं एक बुक लिख रही हूँ, नजीरें, जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे मैंने लिखी है, जिसमें बहुत सारी नजीरें, जिसमें महिलाओं के जो केसेस थे उनको खारिज करके पुरुषों को रिलीफ दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। करीब 250 पेज की हो गई है, मैंने लिखी है। तो उससे वो होगा कि अब कोर्ट भी समझ रहा है कि कौन क्या गलत है और कहाँ सही है। तो इसमें कोर्ट से भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट तक भी होता है। अगर हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जो उनके फैसले हैं, जो है अगर आदमी वो कोशिश करेगा तो वो मिलेगा ही। मेरी किताब भी आएगी तो मैं दे ही दूंगी। तो ये है कि उसका फायदा पुरुष उठा सकते हैं, या कहा जा सकता है कि उनके साथ जस्टिस हो सकता है। उनके साथ एक जो एक समाज है उसमें जो चीजें हैं अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदल रही हैं। हम कहते हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, लेकिन जब समानता का अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं वो गलत फायदा भी उठा लेती हैं। ऐसा भी समाज है, हम ये नहीं कहते कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं। एक्सेप्शन हर जगह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो जिस तरह से महिलाएं आजकल राजनीति में आगे आ रही हैं, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो सुनिश्चित हो रही है उस विषय में कुछ बताइए हमें। हाँ, 33% तो दिया जा रहा है। तो महिला मतलब हर फील्ड में है, किसमें नहीं है बताओ। पहले तो कमीशन में जो थी महिलाओं, उनको अधिकार नहीं मिलता था, सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको भी देखो वो कमीशन भी सारी वो महिलाएं हो रही है। तो हर फील्ड में है हमारी महिलाएं। कल्पना चावला भी थी, सुनीता विलियम्स, सोचो कितना बड़ा मतलब एक कहा जाए कि मूवमेंट पूरा करके वो आई, किस तरह से, कितना रोमांचक। तो साइना सिंधु, सानिया मिर्जा, मतलब कितनी है, क्रिकेट में देखो सारे। तो हर फील्ड में है महिला। जो ये हो रहा है ना आधी आबादी वाला, तो बढ़ रहा है धीरे अभी धीरे। लेटेस्ट मामला ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें उन लोगों ने 2 ने राफेल उड़ाया है, हाँ जब वो हाँ, 2 देखो महिलाएं हैं। उससे पहले भी बहुत, गुंजन सक्सेना थी, उसने पूरा वो किया था। तो महिलाओं का, इंदिरा गांधी महिलाएं ही थी हम लोगों की वो करके, सरोजिनी नायडू थी, मतलब सुचेता कृपलानी थी, बहुत सारी थी। तो ये, और प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, ये वो कितनी, लक्ष्मीबाई, बहुत सारी थी। हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं रहा है। बस हमको अपने को समझने की जरूरत है और अपने उस रूप को सामने पॉजिटिव वे में लाने की जरूरत है। तो ऐसा हम बस। कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक परिवार के साथ साथ समाज के भी सतत विकास में अपना योगदान दे रही हैं, और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन में जब उनके बच्चे आगे जाएंगे तो वो भी समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इसी तरह से एक परिवार को, एक समाज को शिक्षित बनाने में, उसे आगे ले जाने में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। एक बात मैं कहूंगी कि बिना महिला के तो कुछ है ही नहीं, वो जननी है। अगर महिला नहीं है तो कुछ, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ नहीं है। समाज का विकास कहा जाए कि वो प्रकृति या ब्रह्मांड का ही विकास कहाँ से हो पाएगा अगर महिला ना हो तो। सही बात है। महिला ही है जो अन्नपूर्णा भी है, हाँ, महिला ही दुर्गा भी है, महिला ही एकदम। धरती है और महिला ही लक्ष्मी है। तो इस तरह से महिलाओं का हर रूप में समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस संवाद में कि परिवार के विकास में और समाज के विकास में महिलाओं की सतत भूमिका में डॉक्टर सत्या सिंह जी ने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए। उसके लिए डॉक्टर सत्या सिंह जी का बहुत बहुत आभार।
थैंक यू। आगे मिलेंगे एक नए संवाद के साथ जिसमें हम समाज से जुड़े और मुद्दों को उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।